जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। तो खिलजी अगर हम देखें, खिलजियों की उत्पत्ति अगर हम देखें तो इनका बैकग्राउंड, यह अफ़गानिस्तान के खल क्षेत्र के निवासी थे। और अगर हम देखें ये फ्रेंड वैसे तो पहले तुर्क थे, लेकिन ये अफ़गान के क्षेत्रों में रह रहे थे। जैसे अगर हम देखें, अगर आप हरियाणा से हो, अगर आप बंगाल के क्षेत्र या बिहार में रहने लग जाओ तो वहाँ की भाषा सीख जाओगे। तो इस तरीके से, और आप वही के कल्चर अपनाने लगो तो आप लोग को समझेंगे कि आप बिहारी हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से खिलजी का भी बैकग्राउंड तुर्क ही था, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से रह रहे थे। तो आप ये देख सकते हो। और ये क्या थे फ्रेंड, तुर्क थे, लेकिन इनका अगर क्षेत्र देखें तो खल क्षेत्र में पाए जाते थे। और इनके कबीले का नाम जो होता था वो खिलजी होता था। इसलिए इन्होंने जो खिलजी वंश के संस्थापकों ने अपने कबीले के नाम का पीछे इन्होंने वंश के रूप में लिखा है। तो ये इसके बारे में बैकग्राउंड है। खल क्षेत्र के निवासी थे, और लेकिन ये कैसे कौन थे फ्रेंड, ये तुर्क थे। जैसे हम देखेंगे, अगर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 वंश रहे हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो ये तीनों वंश तुर्क हैं। और बाद के जो वंश हैं वो अफ़गान हैं। ये वैसे तो अफ़गान के क्षेत्र से थे, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये अगर मूल रूप से तुर्क थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैमूर्स की हत्या कर राजगद्दी हासिल की, और उसमें जो केकुबाद थे उनको चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया था। और फिर एक नए वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश की, दिल्ली सल्तनत पर। तो ये हम इसके बारे में समझा। और इन्होंने जो उपाधि ली शाइस्ता खां की उपाधि, इसे शाइस्ता खां की केकुबाद ने दी थी। ये पहले अगर देखें तो ये समाना और पंजाब के सूबेदार थे। बाद में इन्हें सेनापति भी बनाया गया, और बाद में सेनापति बनने पर इन्होंने केकुबाद और कैमूर्स की हत्या कर राजगद्दी हासिल की। अगर इनके पूर्वज देखें सल्तनत, इनके जो खिलजी वंश के नौकरी की तलाश में इल्तुतमिश के समय आए थे। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि इल्तुतमिश के समय ये भारत में आए थे और यहाँ नौकरी की तलाश में आए थे। और राज्यारोहण अगर हम देखें, हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अगर हम सेवा का पीरियड देखें, इन्होंने कब इसमें से किसके शासनकाल में की थी, तो बलबन के शासनकाल में नौकरी के रूप में इन्होंने सेवा की थी। और बाद में हम देखेंगे यही फिर जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। इन्होंने अपना राज्यारोहण कहाँ, किलोखरी महल में करवाया था। किलोखरी जो महल है वो केकुबाद ने, जब ये अपनी विलासता में, भोग विलास में विलुप्त थे, उसके लिए इन्होंने किलोखरी महल बनवाया था। और इसी में अगर हम देखें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण हुआ था। और ये किलोखरी महल में 1 वर्ष तक रहे थे। और फिर जो तुर्क सरदार थे दिल्ली में, तो उन्होंने आमंत्रित करने पर ये दिल्ली गए थे। वैसे शासक तो बन गए थे, लेकिन 1 वर्ष के लिए ये कहाँ रहे थे, किलोखरी महल में ही रहे थे। हम देखें फ्रेंड, जो अगर हम फिरोज खिलजी का जन्म देखें तो जन्म हुआ था इसका 14 अक्टूबर 1220 को। 14 अक्टूबर 1220 को इसका जन्म हुआ था। और इसका जन्म अफ़गानिस्तान के कलात शहर में हुआ था। तो आपको याद रखना है, तो इसका जन्म कलात शहर में हुआ था। अगर हम देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है, उनका भी जन्म कलात शहर में ही हुआ था। ये जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे थे, वो हम उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
जब ये शासक बनते हैं, जैसे आप देख सकते हो इनका जन्म 1220 में हुआ था और शासक बनते 1290 में, ये 70 वर्ष के हो चुके थे। अगर हम पूरी सल्तनत काल में देखें तो सबसे उम्र दराज के जो शासक बने थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही थे। इसलिए ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये 70 उम्र एवरेज हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा जो है युद्धों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए शांति से रहना प्रकट करते हैं। और ये जब शासक बनते हैं, इन्होंने एक बलबन के प्रति श्रद्धा प्रकट की थी, एक इमोशनल स्पीच दिया था कि हम बलबन के, अगर हमें बलबन देख रहा होगा तो वो भी यही चाह रहा होगा कि हम जैसे शासक बने। तो इस तरीके से इसने बलबन के प्रति श्रद्धा प्रकट की थी और कह रहे थे कि ये मैं बलबन के प्रतिनिधि के रूप में शासक बना हूँ। तो इस तरीके का एक इन्होंने इमोशनल स्पीच भी दिया था। और बर्मनी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि ये ऐसे थे कि एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचने की नीति में विश्वास रखता था। और इसी नीति से अगर हम देखेंगे, इसने बहुत से शासकों, अगर हम जो विद्रोही थे उनको माफ़ भी कर दिया था। तो क्योंकि ये इनका विश्वास था कि मैं एक मुसलमान हूँ और किसी दूसरे मुसलमान का खून बहाना मुझे शोभा नहीं देता, इस तरीके की ये स्पीच देते थे। तो इसमें हम देखें, इसकी जो प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी घटनाओं से चर्चा करने से पहले फ्रेंड, मैं इसने जो शासक थे उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ कि इन्होंने जो वजीर थे ख्वाजा खातिर, इनको अपना वजीर बना था और अपने छोटे भाई थे यगरस खान, उनको आरिज ए मुमलिक का पद दिया था। आरिज ए मुमलिक, तो आपको ये याद रखने हैं। तो इसका वजीर था जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, तो वजीर का नाम था ख्वाजा खातिर। तो आपको याद रखना है ख्वाजा खातिर, इनके वजीर का नाम था। और इनके एक छोटे भाई थे जिनको इन्होंने पद दिया था आरिज ए मुमलिक का पद। तो आरिज ए मुमलिक का पद इन्होंने अपने छोटे भाई आरिज ए मुमलिक, ये आरिज ए मुमलिक है, ये पद दिया था। और इनके छोटे भाई का नाम था यगरस खान। और इन्होंने जो राज्याभिषेक हुआ था, अपना राज्याभिषेक करवा था, वो करवा था 13 जून 1290 को। तो ये आपको इसकी डेट याद रखनी है, 13 जून 1290। अगर हम देखें फिरोज शाह जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किस ग्रंथ से मिलती है, वो है तारिख ए फिरोज शाही, ये जो कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। इससे हमें बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे तो बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन यही अगर हमें देखें तो सबसे प्रमाणिक और सही इतिहास के बारे में इसी ग्रंथ से जानकारी फिरोज शाह तुगलक के बारे में मिलती है। तारिख है फिरोज शाही। तारिख है फिरोज शाही ही ये, और ये किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने ये लिखी थी फारसी भाषा में। और जिससे हमें बलबन से लेकर, मैं नाम लिख देता हूँ इतिहास का, ये जियाउद्दीन बर्नी, और इन्होंने इसी के बारे में एक लाइन भी लिखी थी, ये मैंने पीछे पढ़ के सुनाई।
कि ये एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास रखता था। तो ये किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। और इससे हम देखें तो बलबन से लेकर हम देखें तो गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक रहे हैं उस तक की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक हैं, आगे हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक की इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर हम देखें हिंदुओं को उच्च पद के अधिकारी किसने नियुक्त किए थे, तो ये फिरोज शाह जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही नियुक्त किए थे। इससे पहले किसी भी शासक ने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया था। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हिंदुओं को सबसे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले किसने किए उच्च पद दिए थे हिंदुओं को? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसके बारे में हम प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है मलिक छज्जू का विद्रोह। तो मलिक छज्जू का विद्रोह कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था, जो वर्तमान में अगर हम देखें यूपी के इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के जो ज़िले हैं वो कड़ा मानिकपुर में ही आते थे पहले। तो अगर हम तो ये जो मलिक छज्जू था ये बलबन का भतीजा था। तो इसने विद्रोह कर दिया और अपने नाम के 1291 में ये विद्रोह किया था इसने, और अपने नाम के सिक्के भी इसने जारी कर दिए। तो इस विद्रोह को दबाया था फिर जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो इन्होंने इसके विद्रोह को इसको हराया, और बाद में अगर हम देखें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको माफ़ भी कर दिया। तो फिर वहाँ के जो सूबेदार बनाए गए, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को वहाँ का सूबेदार बनाया गया। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद है। ठीक है, पहले भतीजा, फिर इसने अपनी पुत्री का निकाह भी कर दिया था मलिका जहाँ से। तो ये इनके दामाद भी हैं अलाउद्दीन खिलजी। फिर अगला इसके बारे में प्रमुख घटना ठगों का दमन। दिल्ली के आसपास 1000 से ठगों को पकड़कर इसने बंगाल भेज दिया था, यानी उनको भी माफ़ कर दिया था इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। फिर अमीरों का षड्यंत्र। तो आपको पता होगा कि जो अमीर तुर्क थे वो क्या करते थे, किसी भी शासक को हटाने की पूरी पावर रखते थे। वो इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हटाना चाहते थे। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी की वध करने की योजना का इसको पता चल गया था, लेकिन अमीरों को बाद में इसने माफ़ भी कर दिया। यानी ये सभी को माफ़ करता हुआ चल रहा था। अगर हम देखें तो यही इसकी कमज़ोरी थी, और बाद में फिर अलाउद्दीन फिरोज खिलजी इसकी हत्या कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है। फिर देखें हम सीदी मौला की हत्या। सीदी मौला सुल्तान को मारने का आरोप था इस पर। ये सीदी मौला सुल्तान को मारना चाहता था। इसने इसको क्या किया था कि हाथियों के नीचे कुचलाकर इसको मरवा दिया था। फिर हम आगे देखें मंगोलों का आक्रमण। तो मंगोलों का आक्रमण अब्दुल्ला सीदी मौला एक अच्छे वो क्या करते थे, ये वो थे जो क्या है खाना खिलाते थे गरीबों को। इन्होंने एक वो खोल रखा था, वो हज़ारों लोगों को ये खाना खिलाते थे, लेकिन इसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। मंगोल आक्रमण क्या है कि अब्दुल्ला के नेतृत्व में, आपको पता होगा जब आप यहाँ से अगर हम गुलाम वंश से देखें तो मंगोलों के आक्रमण होते थे। तो इनके शासनकाल में भी मंगोल के आक्रमण हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मंगोल के आक्रमण अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुए थे। तो मंगोल आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण होते हैं और ये मंगोलों को पराजित कर देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन इसको अगर हम इन मंगोलों को भी ये अपना पुत्र, अब्दुल्ला को अपना पुत्र कहते हैं और इनको माफ़ कर देते हैं।
और अपनी पुत्री का निकाह भी अब्दुल्ला के साथ कर देते हैं और ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बस जाते हैं। और आज अगर हम देखें, ये जब ये मंगोलपुरी के क्षेत्रों में रहते हैं। आज भी मंगोलपुरी क्षेत्र दिल्ली के आसपास क्षेत्र में है। अगर आप में कोई दिल्ली है तो इसके बारे में ज़रूर जानता होगा कि मंगोलपुरी दिल्ली में है। तो आगे देखें, इसके अभियानों के बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो आक्रमण जो हम देखा था, मंगोलों का आक्रमण, ये 1292-93 ईस्वी में हुआ था। फिर हम देखते हैं इसके अभियान के बारे में। तो रणथंबोर एवं मंदसौर का अभियान, सबसे पहले अगर हम देखें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो अपना अभियान किया था वो रणथंबोर के प्रति किया था। लेकिन अगर हम देखें रणथंबोर की मजबूती देखकर और वहाँ की जो मजबूती देखकर इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको जीतने की मंशा थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि इसकी पता था इसे हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसको इसने छोड़ दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहले अभियान किसके प्रति किया था, वो रणथंबोर के प्रति किया था। फिर हम देखें मंदसौर पर अभियान किया, लेकिन इसमें विजयी रहते हैं। और ये किसके उसमें होता है, ये अलाउद्दीन के उसमें होता है, सेनापति जब होते हैं ये। तो अलाउद्दीन के अगर अभियान देखें, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था तो अलाउद्दीन के अभियान देखें तो इन्होंने बिलसा पर अभियान किया, वहाँ का इसको विजयी रहा। बिलसा वर्तमान में एमपी के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ से इसने अगर हम देखें अलाउद्दीन ने बहुत सारा धन प्राप्त किया था। तो इसको हम देखें तो इसमें जो अलाउद्दीन ने बहुत सारा यहाँ से धन प्राप्त किया था। फिर इन्होंने एक देवगिरी का अभियान किया, वहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव इसने इस जो शासक थे रामचंद्र देव को, इसे देखें तो एक कूटनीतिक तरीके से इसको हराया था। कैसे, ये जब यहाँ इस क्षेत्रों में बिलसा के क्षेत्र में होते हैं, पहले चंदेरी होते हैं, फिर बिलसा और एलिचपुर में ये अफवाह फैला देते हैं कि मैं सुल्तान से नाराज़ होकर चल रहा हूँ। तो यहाँ देव तरफ की इसको आने दिया जाता है और ये देवगिरी पर जाकर वहाँ क्या कर देता है, आक्रमण। तब ये आक्रमण करता है तो राजा चकित हो जाता है और वह संधि कर लेता है। संधि करता है तो इतने में क्या होता है कि इसके जो चंद्रदेव हैं, इनके पुत्र हैं रामचंद्र के देव के पुत्र हैं शंकर देव, वहाँ आ जाते हैं सेना लेकर। तो वे संधि करने से पहले आ जाते हैं, तो वे अलाउद्दीन और शंकर देव से इनके बीच में युद्ध होता है। फिर अलाउद्दीन क्या कहते हैं कि मैं तो थोड़ी सी सेना लेकर आया हूँ, अभी तो सेना मेरी दिल्ली से सेना आ रही है। और जब ये देवगिरी पर अभियान कर रहे होते हैं तो एक सेनापति होता है शंकर देव का ही, वो 20,000 सैनिकों के साथ देवगिरी की तरफ आ रहा होता है। और लेकिन अलाउद्दीन कहता है कि ये तो दिल्ली से सेना आ रही है, और इसमें शंकर देव बिना ही सेना से आने से ही पहले अपनी संधि कर लेते हैं। और देखते हैं तो बाद में ये सेना इन्हीं की होती है, लेकिन संधि हो जाती है और रामचंद्र देव क्या करते हैं, इसे बहुत सारा धन देते हैं। तो देवगिरी से इसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, किंतु इसने सुल्तान को नहीं बताया, इसने जलालुद्दीन फिरोज को नहीं बताया और सुल्तान को कड़ा मानिकपुर बुलाया। जैसे अगर हम देखें, कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में है, तो मानिकपुर यमुना नदी से इस साइड है और कड़ा यहाँ है। तो ये जो क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करते हैं कि वो पत्र आमंत्रण देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कि आप कड़ा आ जाइए, मैं यहाँ धन है आपको वापस दे दूँगा। लेकिन अलाउद्दीन क्या करते हैं कि ये यमुना नदी के इस पार मानिकपुर चले जाते हैं और ये यहाँ थी यमुना नदी। तो इसमें कहते हैं कि आप इतने सेना को क्यों यहाँ ला रहे हो,
तो आप अकेले ही आ जाएं और यहाँ से आप धन थोड़ी बहुत सेना लेकर आए और यहाँ से आप धन ले जाएं। तो फिर लेकिन अगर देखें तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो इस नदी को पार कर कर यहाँ आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो लेकिन जो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की जो मंशा थी वो अलग थी। तो वो क्या करते हैं, अपने एक सैनिक हैं, उनका नाम है मोहम्मद सलीम। ये आते ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पैरों में पड़ जाते हैं अलाउद्दीन, और फिर क्या करता है जो मोहम्मद सलीम है वो पीछे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को घायल कर देता है। और फिर जो जलालुद्दीन खिलजी है वो क्या कर रहा है, वो यमुना नदी की तरफ भागता है और कहता है कि धोखेबाज अलाउद्दीन तूने ये क्या किया। तो इसकी अगर हम देखें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, और एक इसका अंगरक्षक है अलाउद्दीन का इख्तियारुद्दीन हुद, वो क्या करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सर को काट देता, धड़ से सर को अलग कर देता है। और इसकी 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है। और अगले ही दिन जो है अलाउद्दीन खिलजी 20 जुलाई को दिल्ली का सुल्तान घोषित अपने आप को कर देता है। लेकिन अगर हम देखें इसके सर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसके सर को कड़ा, मानिकपुर, अवध के क्षेत्रों में 20 दिन तक घुमाया गया। जैसे आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें भी थोड़े तरीके से इसका रोल लिया गया है। तो इसे 20 दिन तक इसके सर को घुमाया गया और इस तरीके से इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन इसकी कर देता है। तो अगले जो हमारी वीडियो होगी वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।